हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग बिजनेस स्टडीज स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस का ये चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर का नाम अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। अब सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है हमारे सामने, इमर्जिंग इमर्जिंग वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है खुशी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, छोटा चैप्टर है, आज खत्म हो जाएगा। 9 पेजेस का चैप्टर है, 8 to 9 पेजेस का। बिल्कुल ध्यान से देखना क्या कहानी है। कह रहा है इमर्जिंग वर्ड का क्या मतलब है। देखो, मॉडर्न इरा, क्या मुझे बताओ आज बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया या नहीं हो गया। क्या मॉडर्न इरा के अंदर क्या हम लोग अपना बिजनेस ग्लोबलाइजेशन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपको अभी पता नहीं है, आने वाले टाइम पे हम लोग भी राजेश ने की क्लासेस जो है, हम लोग ग्लोबलाइजेशन करेंगे इस बिजनेस को। हम लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पे, अगर कोई बच्चा अमेरिका में बैठ के भी हमारी क्लासेस लेना चाहता है, दुबई में बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, तो वो स्टूडेंट हमारी क्लास ले सकता है। तो आने वाले टाइम पे हम इसे ग्लोबलाइजेशन भी करेंगे। ठीक, क्या मुझे बताओ मॉडर्न इरा के अंदर, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे। यस सर, चेंजेस आ रहे हैं। तो बेटा जब चेंजेस आ रहे हैं, जब क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं तो क्या होता है। हाँ जी, जब चेंजेस आते हैं तो क्या होता है सर, हमें अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। आज आप देखो, हम लोग एजुकेशन, हम लोग किस तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं सर, हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। हम लोग किस तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन। क्या टेक्नोलॉजी मोड पे एजुकेशन आ गया नहीं आ गया बेटा। अमेरिका में, यूएसए में तो पहले से चलता है ये तरीका, यूएसए में ये तरीका पहले से चलता है। पर इंडिया में क्या है ना, वो लोगों के पास वो क्वालिटी नहीं है, वो लोगों के पास वे ऑफ टीचिंग नहीं है कि ऑनलाइन किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है ना, तो एक तरीका होता है ऑनलाइन पढ़ाने का भी, और टीचिंग इज एन आर्ट। तो वो बेटा खुद एक आर्ट है, आपको खुद ही सीखनी पड़ती है। इन रिस्पॉन्स टू दिस बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज चेंजिंग। क्या मुझे बताओ बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया या नहीं हो गया। पहले आलू प्याज रेडी पे बिकता था बेटा, रेडी पे ठेले वाला आलू प्याज रेडी पे बेचता था, आज भी बेचता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट क्या आज आलू प्याज रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, क्या आपको बड़े बड़े एसी स्टोर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा आलू प्याज। सर मिल रहा है। क्या वहां पे सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको मिलते ही नहीं मिलते, मिलते हैं। क्या मुझे बताओ आज की डेट में मैं ऑनलाइन भी आलू प्याज खरीद सकता हूँ। क्या मैं ऑनलाइन मिल्क परचेज कर सकता हूँ। क्या मैं ऑनलाइन साबुन तेल परचेज कर सकता हूँ। चैट बॉक्स में मुझे बताओ यस और नो। क्या आज की डेट में ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन परचेज कर सकता हूँ या नहीं। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ यस सर। वंशिका कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे वंशिका क्या हो गया बेटा, बिजनेस बिजनेस करने का तरीका बदल गया। बिजनेस करने का क्या हो गया, तरीका बदल गया। हमने अपने बिजनेस को रीडिजाइन कर लिया। हमने स्टूडेंट अपने बिजनेस को क्या कर लिया है, रीडिजाइन कर लिया है। हमने बिजनेस करने का तरीका बदल दिया। पहले हम लोग फेस टू फेस जाके पढ़ाते थे, हम लोग कोचिंग सेंटर में जाते थे, या हमारे कोचिंग सेंटर के अंदर बच्चे आते थे 50-50, 80-80, 70-80 बच्चों का बैच होता था। 300, 300, 350 बच्चों का भी मैंने बैच लिया हुआ है CACS के अंदर पटेल नगर में। तो मुझे बताओ 350 बच्चा फेस टू फेस होता था। आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे बच्चों को। क्या मुझे बताओ, क्या एजुकेशन के अंदर भी चेंजेस आ गए या नहीं आ गए। चेंजेस आ गए। हमने रीडिजाइन कर दिया एजुकेशन, जो हमारी पढ़ाई है हमने उसको पढ़ने का तरीका बदल दिया। आप लोग भी मोबाइल लेके, लैपटॉप लेके, ठीक है, कई बच्चे अपनी टीवी में भी चलाते हैं लेक्चर। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी का आप यूज करके अपनी क्लासेस ले रहे हो। तो आज की डेट में जो हमारा मेजर इमर्ज हुआ है बिजनेस, वो ई बिजनेस हो गया है। तो मेजर यहाँ पे जो इमर्जिंग हुआ है बिजनेस, वो क्या हो गया स्टूडेंट, ई बिजनेस हो गया है, ई कॉमर्स हो गया है। ई बिजनेस समझते हो ना, ई बिजनेस का मतलब हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन आ गया। सॉरी, हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन आ गया। ई कॉमर्स का मतलब आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ई हो गया। आप ऑनलाइन, आप
आप ऑनलाइन आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो आपका कोरियर आता है, अगर आपको पता होगा जो आपका कोरियर के थ्रू सामान आता है, वो ऑनलाइन आप ट्रैक कर सकते हैं कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी आपने मूवर्स का नाम सुना होगा, पैकर्स एंड मूवर्स। तो पैकर्स एंड मूवर्स क्या करते हैं, कितने बच्चों ने पैकर्स और मूवर्स का नाम सुना हुआ है जो लोग ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं घर का। पैकर्स और मूवर्स का नाम कितने बच्चों ने सुना है, चैट बॉक्स में बताओ। पैकर्स एंड मूवर्स चैट बॉक्स में बताओ। चलो जी, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज की डेट के अंदर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन भी ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप ओला उबर बुक करते हो तो भाई ऑनलाइन ही तो बुक होती है, आप ड्राइवर को रास्ते में थोड़ी ना ढूंढते हो। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये आगे आपको बताऊंगा बीपीओ क्या है। चलो अभी यहीं पे बता देता हूँ आपको, रियल चीज आपको बता देता हूँ। अमेरिका का जो मेट्रो स्टेशन है स्टूडेंट, अमेरिका का जो मेट्रो स्टेशन है, उसका पूरा सब कुछ जो भी ऑपरेट हो रहा है, आपको अपनी मेट्रो की टिकट करवानी है, ठीक है जी, तो उसका जो भी सारा काम चलता है यूएसए कंपनी का मेट्रो का, उसका बीपीओ बेटा गुड़गांव में, उसका बीपीओ कहाँ पे, गुड़गांव में। उसी तरीके से यूएसए के अंदर कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका बीपीओ सेंटर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है, गुड़गांव में। आप कहोगे सर क्या है, मान लो अमेरिका के अंदर एक मोबाइल की कंपनी है, अमेरिका में एक मोबाइल की कंपनी है, वो मोबाइल बनाती है, तो भाई इस मोबाइल को क्या लोग परचेज करते होंगे, यस। अब बेटा अमेरिका में एक अलग अलग स्टाइल से काम होता है। आपने अगर कोई मोबाइल परचेज किया, आपको उस मोबाइल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको उस मोबाइल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एक कस्टमर केयर नंबर होगा, आप उनको कॉल करेंगे और आप उनको कॉल करके बताएंगे हमारे मोबाइल पे ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, ठीक है जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो उसका जो बीपीओ सेंटर है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, क्या आउटसोर्सिंग का मतलब कि जो कंपनियां ये काम खुद नहीं कर रही। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो काम आप खुद नहीं करते आप दूसरों से कराते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो काम आप खुद नहीं करते दूसरों से कराते हैं। तो जो अमेरिका की कंपनी है मोबाइल बनाने वाली, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये वो काम खुद नहीं करती, ये वो काम इंडिया में गुड़गांव में क्या कर रही है, एक कंपनी से आउटसोर्स करा रही है। मुझे बताओ अगर अमेरिका में वो अपना कस्टमर केयर सेंटर खोलते तो उनके ज्यादा पैसे खर्च होते। चैट बॉक्स में मुझे बताओ यस और नो, क्या अमेरिका के अंदर कस्टमर केयर सेंटर खोला जाता तो क्या ज्यादा पैसे खर्च होते या नहीं, यस और नो। यस सर, वंशिका कह रही है यस सर, ज्यादा पैसे खर्च होते। तो बेटा उन्होंने ये काम किससे करवाया, इंडिया में किसी कंपनी से ये काम करवा रहे, मतलब कि इस काम को आउटसोर्सिंग करवा रहे। दीपांशु भी कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे इस काम को ये लोग क्या करवा रहे हैं, आउटसोर्सिंग करवा रहे हैं। अब मुझे बताओ अमेरिका अमेरिका का जो डॉलर है और इंडिया की जो करेंसी है, अमेरिका का जो डॉलर है और जो इंडिया की करेंसी है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, डॉलर की या रुपी की? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ डॉलर की वैल्यू ज्यादा है या रुपी की वैल्यू ज्यादा है? चैट बॉक्स में बताओ डॉलर की वैल्यू ज्यादा है या रुपी की वैल्यू ज्यादा है? खुशी, तो यहाँ पे स्टूडेंट डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। दीपांशु ने सबसे पहले आंसर लिखा, बाकी नालायकों तुम्हें पता नहीं है डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, डॉलर महंगा है। एक डॉलर आप मान के चलो कम से कम 75-78 रुपीज का एक डॉलर पहुंच गया है, 76 का होगा शायद अभी 8% जो रेट चल रहा होगा। एक डॉलर आपको मान लो, एक एजम्पशन मान लो कि आपको 75 रुपए में एक डॉलर मिल रहा है, भाई 75 रुपीज आपको पे करना पड़ रहा है उतने में। अभ्या कह रही है डॉलर, वेरी गुड। तो बेटा डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। आपको पता है अमेरिका में एक मेड की सैलरी कितनी है इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी, 2 लाख रुपीज, 2-2.5 लाख रुपए। एक मेड जो काम वाली है, जिससे आप झाड़ू पोछा लगवाओगे, बर्तन धुलवाओगे अपने, भाई साहब 2 से 2.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी। अगर आपको नहीं पता तो कान खोल के सुन लो।
ये वहां पे सैलरी है। अगर आप पता भी करना चाहते हो आप पता कर सकते हो, सीधे गूगल पे टाइप करो आपको पता लग जाएगा वहां मेड की सैलरी क्या चल रही है। ठीक है जी। बाकी मेरी दीदी रहती हैं जो आईबीएम में काम करती हैं, तो और दूसरा मुझे उससे पहले ही पता था, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ काम करती है अमेरिका के अंदर तो मुझे पता है, मुझे उससे पहले ही पता था कि मेड की सैलरी वहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक केस हो गया था इंडिया के अंदर। ठीक है जी, जिस वजह से मुझे पता लग गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि आज की डेट में बिजनेस क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। पहले लोग कपड़े बेचते थे, साड़ियां बेचते थे, सूट बेचते थे, ठीक है जी, दुकानों में बेचते थे, लोग दुकानों में जाते थे खरीदने। अब क्या हो गया बेटा, ऑनलाइन ई बिजनेस हो गया है। वो लोग अपने बिजनेस को ई बिजनेस में लेके आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस, सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग और स्कोप बता रखा है ई बिजनेस का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमर्स के अंदर भी आएंगे कि ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। आज ही कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर को, आज ही कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर को। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो जी क्या कहानी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, ई बिजनेस क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, ई बिजनेस क्या है। तो देखो ई बिजनेस क्या है, जो भी बिजनेस किसके थ्रू आप कैरी करोगे, इंटरनेट के थ्रू कैरी करोगे। जो बिजनेस आप इंटरनेट के थ्रू करोगे उसे क्या बोलेंगे, ई बिजनेस बोला जाएगा। सर ठीक है यहाँ तक। कहता है बिजनेस एक्टिविटीज, जो हम बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, हाँ जी, 1 मिनट वेट करना, बारिश आ गई है बेटा, बारिश आ गई, 1 मिनट वेट करो। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, क्या देख रहे थे आप, आवाज आ रही है मेरी, एक बार चैट बॉक्स में बता दो आवाज आ रही है। यस सर दीपांशु, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के अंदर वंशिका बेटा मैंने बताया था इंडस्ट्री क्या होती है। तो इंडस्ट्री में मैंने बताया था प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, टेरिटरी इंडस्ट्री होती है। ठीक है ना, ये चीजें आपको बताई गई थी। उसके बाद हम लोगों ने कॉमर्स की बात की थी। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने कॉमर्स की बात की थी कि जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर लेती है। मतलब मारुति कंपनी ने कार बना ली, अब भाई एक कंपनी ने अगर कार की मैन्युफैक्चरिंग कर ली है तो मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या होगा, क्या मुझे बताओ, उसका कॉमर्स होना, कॉमर्स होने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होना अल्टीमेटली टू कंज्यूमर, क्या वो जरूरी है या नहीं है। क्या गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है या नहीं है। यस सर, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है। तो मुझे बताओ जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो यहाँ पे कॉमर्स के अंदर मैंने आपको बताया था, कॉमर्स के अंदर मैंने 2 चीजें बताई थी, एक इंटरनल ट्रेड होता है, हम लोग एक इंटरनल ट्रेड होता है, हम लोग इंडिया में माल बेचते हैं। जो भी यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो कार यहाँ पे बना रही हैं कंपनियां, तो वो गाड़ियां इंडिया में बेचा जाती है, उन गाड़ियों को इंडिया में बेचा जाता है और उनको इंडिया के बाहर भी बेचा जाता है, उनको इंडिया के बाहर भी बेचा जाता है। ठीक है जी। और मैंने कहा था कि कुछ हमारी एक्सटर्नरी सर्विसेज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन करना, बैंकिंग करना, इंश्योरेंस करना, वेयर हाउसिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये भी हमारी और सर्विसेज होती हैं। तो ये सब हमारा कॉमर्स के अंदर आता है। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ई बिजनेस। तो ई बिजनेस का मतलब कि जो हमारा बिजनेस किसके थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू। जो हमारा बिजनेस किसके थ्रू किया जा रहा है स्टूडेंट, इंटरनेट के थ्रू। जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं।
अब ये हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी है, देखो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो इंडस्ट्री उन गुड्स का उत्पादन कर रही है, और कॉमर्स और ट्रेड से रिलेटेड है। कॉमर्स और ट्रेड समझ गए ना? कॉमर्स का मतलब सर जो इंडस्ट्री गुड्स बना रही है, माल बना रही है, वो इंडिया में भी बेचा जा रहा है, इंडिया के बाहर भी बेचा जा रहा है। सर ट्रेड होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है, और सर कॉमर्स के अंदर इनका ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, बैंकिंग भी आता है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी थ्रू कॉमर्स। तो कॉमर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक। Firm use not only general internet facility for e-business, but they also prefer to have their private and personal internet facility for their internal function। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? फर्म क्या करती है? यूज नॉट ओनली द जनरल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ई बिजनेस बट दे ऑल्सो प्रिफर, मतलब कि बिजनेस के अंदर वो लोग अपना प्राइवेट और पर्सनल इंटरनेट भी रखते हैं। ये नहीं, अब देखो अमेजोन वालों ने अपना इंटरनेट कनेक्शन रखा होगा, यस सर, अमेजोन वालों ने अपना इंटरनेट का कनेक्शन रखा होगा। पर एक चीज मुझे बताओ, क्या आपको अगर अमेजोन से कोई मोबाइल मंगवाना है या अमेजोन से आपको अपने लिए कपड़े मंगवाने, क्या आपके पास भी प्राइवेट पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए या नहीं? जब तक आपके पास इंटरनेट होगा, जब तक आपके पास इंटरनेट नहीं होगा, आप अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, आप अपना ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है? तो यहाँ पे स्कोप ऑफ बिजनेस में क्या कह रहा है? कह रहा है जो ई बिजनेस है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, उसके अंदर प्लानिंग चाहिए। भाई अगर मुझे बताओ कपड़े बेचने हैं, अगर मुझे कपड़े बेचने ऑनलाइन, मैं भी ऑनलाइन एक साइट बना के कपड़े बेचना चाहता हूँ, तो क्या मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी होगी? क्या मुझे उसके लिए सोचना पड़ेगा? यस। क्या मुझे ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी? यस। क्या मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी? यस। हो सकता है कि मैं खुद उन चीज़ों का प्रोडक्शन करूं या मैं वो चीज़ें किसी और से खरीद लूं, और ये सारी चीज़ें मैं किसके थ्रू बेचूंगा? इंटरनेट के थ्रू मैं बेचूंगा। देयर आर वेरियस पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। तो भाई जब इलेक्ट्रॉनिक हम लोग बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोग क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 4 ट्रांजेक्शन, 4 ट्रांजेक्शन होती हैं जब हम लोग ई बिजनेस करते हैं। जब हम लोग ई बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे 4 तरीके से फंक्शन करता है हमारा ई बिजनेस। पहला होता है B2B। B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या? हाँ जी, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब क्या कि मैंने अपनी 11th क्लास की मान क्या लो, मैं कर ही रहा हूँ काम, तो मैंने अकाउंट्स की पूरी रिकॉर्डिंग कर दी। मैंने, अभी आपको पता नहीं है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा मेरे बारे में, तो मैंने अकाउंटेंसी की पूरी क्या कर दी? रिकॉर्डिंग कर दी। अब पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद ये रिकॉर्डिंग मैं किसको दे रहा हूँ? एकेडमी 99 को। एकेडमी 99 को मैं ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। अब जरूरी थोड़ी ना मैं एकेडमी 99, अभी तो मैं एकेडमी 99 को दे रहा हूँ, आने वाले टाइम पे अगर और कोई कंपनी मुझे बोलेगी सर हमें आपकी अकाउंट्स की पूरी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं उनको भी दूंगा। अगर उसके बाद और कोई कंपनी बोलेगी मैं उनको भी दूंगा। भाई मेरे लिए तो क्या है कि मैं जितना ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया पॉपुलर हो जाऊं, मेरे लिए तो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे पास अगर मेरे प्रोडक्ट में दम होगा, अगर देखो मेरे प्रोडक्ट में दम होगा, तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां क्या होंगी? आएंगी। पता लग रहा है आने वाले टाइम पे बाइजू भी मेरे पास आ जाए, सर अकाउंटेंसी की क्लास आप लोगे सर बाइजू में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो बाइजू में जो बंदे पढ़ा रहे हैं वो बेकार पढ़ा रहे हैं। आप जाके, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, आप जाके खुद देख सकते हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, बेकार पढ़ा रहे हैं। वेदांतु में बेकार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए एक अलग एक्सपीरियंस भी चाहिए, और एक्सपीरियंस के साथ साथ टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना भी तो आना चाहिए। ऑनलाइन तो दुनिया पढ़ा रही है, वो टीचर भी पढ़ा रहे हैं जो बेटा 60 साल के हो गए और उनको 40 साल हो गए पढ़ाते हुए, वो टीचर भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन।
बच्चों को पसंद ही नहीं आ रहा। भाई टेक्नोलॉजी में पढ़ाना इतना आसान थोड़ी ना। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी का क्या मतलब है कि आपको, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी यूटिलिटी आपको क्रिएट करनी होगी। यूटिलिटी क्रिएट करनी होगी मतलब कि जो मेरा प्रोडक्ट है, अकाउंट्स की जो मेरी क्लासेस हैं वो मोबाइल पे भी चल जाए, ऑनलाइन भी प्ले हो जाए, ऑफलाइन भी प्ले हो जाए। कोई लैपटॉप में चलाना चाहे लैपटॉप में भी चल जाए, कोई टीवी में चलाना चाहे टीवी में भी चल जाए, जहां मर्जी चाहे कोई भी चलाना चाहे मेरी क्लास। उसकी यूटिलिटी का मतलब जैसे मिल्क है, दूध है, तो मुझे बताओ दूध की यूटिलिटी कितनी ज़्यादा है। आप उससे मलाई बना सकते हो, ठीक है जी, दूध से आप पनीर बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मिल्क से आप घी बना सकते हो। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि हम अपनी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या हो, यूटिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ हो सके। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल होता है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप नहीं होता। तो भाई अगर बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है तो मुझे बताओ, वो तो आपकी अकाउंट्स की क्लास परचेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी जो क्लासेस हैं उसमें मोबाइल फैसिलिटी नहीं है, उसके अंदर मोबाइल फैसिलिटी नहीं है। कोलैबोरेशन, क्या मैं यहाँ पे एकेडमी 99 से मैंने कोलैबोरेशन कर रखा है? यस। ऐसे में और बहुत सारी जो कंपनियां हैं आने वाले टाइम पे उन कंपनियों से भी मैं कोलैबोरेशन करूंगा। कॉमर्शियल नेगोशिएशन, क्या आपस में हमारे बीच में नेगोशिएशन होगा कि सर हम आपकी क्लास इतने में खरीदेंगे, क्योंकि भाई उनको भी तो बेनिफिट होगा, आगे वो बच्चों को सेल करेंगे तो उनको भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। इनवाइटिंग टेंडर्स, ठीक है ना, मैं टेंडर भी निकाल सकता हूँ अपनी क्लासेस का कि भैया मैं अपनी क्लासेस की सोल मोनोपोली देना चाहता हूँ किसी को। सोल मोनोपोली का मतलब एक ही आदमी है जो मेरी क्लासेस बेचेगा, पूरे इंडिया में एक आदमी ही मेरी क्लासेस क्या करेगा, बेचेगा। मैं सोल मोनोपोली देना चाहता हूँ। तो भाई मैं उसका टेंडर निकाल सकता हूँ। जैसे मान लो जियो है, मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी क्या कर रहा है, टेली कम्युनिकेशन के अंदर इनवाइटिंग टेंडर्स, वो यहाँ पे टेंडर निकाल सकता है कि भैया साउथ साउथ रीजन है, बताओ साउथ के अंदर मेरे कनेक्शन कौन बेचेगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी हम लोग आपके कनेक्शन बेचेंगे। भाई ये छोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े डीलर हैं जो कह रहे हैं कि हम आपके जियो का कनेक्शन बेचेंगे। तो शायद वो पूरे साउथ की, जो पूरा इंडिया का साउथ है, उसकी उसकी क्या बोलते हैं उसको, मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप दे दे कि भैया बस आप ही बेचोगे और कोई नहीं बेचेगा, और अगर किसी को खरीदना है तो आपके थ्रू ही जियो के कनेक्शन खरीदे जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स किया जाएगा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर। बी टू सी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है, ध्यान से देखना बी टू सी क्या होता है। बी टू सी दिखाते हैं आपको, ये देखो बी टू सी। बी टू सी में क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। अब यहाँ पे देखो क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर सेल सर्विस, प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, लॉजिंग ऑफ कंप्लेन बाय कस्टमर। कह रहा है ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर आर नोन एज B2C ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हो रही है वो एक बिजनेस यूनिट से, वो एक बिजनेस यूनिट से कहाँ पे हो रही है, कस्टमर से। B2B में क्या लिखोगे कि B2B क्या एक ट्रांजेक्शन है जो कि टेक प्लेस हो रही है बिजनेस यूनिट से, कहाँ हो रही है, बिजनेस यूनिट में। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, B2C हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, B2C। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चैट बॉक्स में बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, बिजनेस यूनिट किससे ट्रांजेक्शन कर रही है। चैट बॉक्स में बताओ बिजनेस यूनिट किससे ट्रांजेक्शन कर रही है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। नींद तो नहीं आ रही तुम्हें, जल्दी बताओ। दीपांशु, खुशी, वंशिका, बेटा जल्दी जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताओ।
अरे यार चैट बॉक्स में तुम लोग बताते ही नहीं हो, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, मत बताओ भाई, आगे सुनो मेरी बात को, आगे सुनो। रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ हो रही है या नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग भाई। चलो तो आगे मेरी बात को सुनो स्टूडेंट। कह रहा है B2C इनेबल द बिजनेस टू रिमेन टच विद हिज कस्टमर। क्या मुझे बताओ हर बिजनेस अपने कस्टमर के टच में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता? यस, ठीक है जी। ऑन द राउंड द क्लॉक बेसिस, जैसे क्लॉक बेसिस में मुझे बताओ अगर रात के 12 बजेंगे तो क्या दिन के 12 बजेंगे? ये तो लिख के बता दो भाई चैट बॉक्स में, अगर रात को 12 बजेंगे क्या दोबारा से दिन के 12 बजेंगे, या पूरे पूरे 24 घंटे में एक बार 12 बजते हैं, दो बार नहीं बजते? मुझे बताओ अगर दो दो बजते हैं तो रात के भी दो होते हैं और सुबह के दो भी होते हैं दिन के। यस, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया वंशिका, खुशी, बहुत बढ़िया, यस सर। तो यहाँ पे स्टूडेंट हर हर बिजनेस यूनिट, जितनी भी बिजनेस यूनिट है वो सारी की सारी क्या है, ऑन क्लॉक बेसिस राउंड में वो अपने कस्टमर के टच में रहना चाहती हैं। B2C गिव द स्कोप फॉर C2B। C2B का मतलब क्या होता है? कस्टमर टू बिजनेस यूनिट। क्या मुझे बताओ कस्टमर से बिजनेस आता है या नहीं आता? आता है। अब देखो बच्चे मेरी सीए की क्लास लेते हैं, सीए के अंदर मेरी लॉ की क्लासेस लेते हैं बच्चे, ऑल ओवर इंडिया क्लासेस लेते हैं स्टूडेंट, ऑल ओवर इंडिया लेवल से स्टूडेंट मेरी क्या है, सीए के अंदर लॉ की क्लासेस लेते हैं। अब मुझे बताओ अगर एक बच्चे ने महाराष्ट्र में मेरी क्लास ली, एक बच्चे ने ली, अगर उसको मेरी क्लास अच्छी लगेगी वो अपने फ्रेंड को बताएगा, और शायद हो इसके 3-4 फ्रेंड हो, वो अपने 3-4 फ्रेंड को बताए, भाई इनके भी तो फ्रेंड होंगे। क्या मुझे बताओ मुझे कस्टमर से बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में बताओ क्या मुझे कस्टमर से बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। मुझे बताओ आप अपने घर में कोई कार खरीद के लेके आए, आपने नई स्कॉर्पियो परचेज कर ली, आपको स्कॉर्पियो की गाड़ी अच्छी लगी, क्या आप 10 लोगों को बताएंगे कि स्कॉर्पियो की गाड़ी अच्छी है? यस, आप 10 लोगों को बताएंगे कि स्कॉर्पियो की गाड़ी अच्छी है। क्या कस्टमर से बिजनेस यूनिट को बिजनेस मिलता है या नहीं? यस सर, बिजनेस मिलता है। क्या द कस्टमर कैन मेक यूज कॉल सेंटर सेटअप बाय द कंपनीज टू मेक टोल फ्री कॉल्स? क्या मुझे बताओ कस्टमर केयर में, क्या कस्टमर केयर में हम कॉल करके, क्या कस्टमर केयर के अंदर हम कॉल करके जो भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, क्या वो हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते? हाँ जी, यस और नो? यस सर, हम लोग वो बता सकते हैं। तो यहाँ पे सम प्रमोशन एक्टिविटीज सच एज यूज म्यूजिक फिल्म्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर आर ऑल्सो यूज्ड इन B2C सेगमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, हम लोग कुछ म्यूजिक बना लेते हैं। आपने देखा होगा वोडाफोन का म्यूजिक आता था। एयरटेल वाले जो अपना टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है वो लोग अपना मोबाइल कनेक्शन बेचने के लिए उन्होंने भी अपना वीडियो बना रखा है, उन लोगों ने भी अपना क्या बना रखा है, हाँ जी, एक म्यूजिक बना रखा है कि ना, कौन सा म्यूजिक बना रखा है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, इस तरीके से उन लोगों ने अपना म्यूजिक बना रखा है। कई लोग अपनी फिल्म्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, कई बिजनेस हाउस हैं जो फिल्म्स बना देते हैं, शॉर्ट मूवीज बना देते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारा कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे B2C के अंदर क्या होता है, जब कोई मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कोई कार मैन्युफैक्चर हो गई तो भाई कार को बेचा जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो कार डीलर्स हैं, जो स्टूडेंट कौन है, कार डीलर्स, वो लोग क्या करेंगे, कार को खरीदेंगे। आपको पता है अगर आपको कार खरीदने जानी है तो आपको कार शोरूम में जाना पड़ेगा, आपको डीलर के शोरूम में जाना पड़ेगा, आप सीधे कंपनी की फैक्ट्री में नहीं जाओगे कार खरीदने, ठीक है। अब कार खरीदने के बाद मुझे बताओ क्या आफ्टर सेल उसकी सर्विसिंग कराते नहीं कराते हम लोग? क्या हम लोग कार की सर्विसिंग कराते हैं या नहीं? यस सर, हम लोग कार की सर्विस कराते हैं। बेटा जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ चैट बॉक्स में लिखते रहा करो, मैं आपका चैट बॉक्स ओपन कर रखा है, देख रहा हूँ।
तो जब भी क्वेश्चन पूछता हूँ, गधे की तरह क्लास नहीं लेनी मेरी, चीते की तरह क्लास लेनी है, ठीक है ना, घोड़े की तरह क्लास लेनी है। तो बिल्कुल एकदम खुली आंखों से। क्या मुझे बताओ, कार कार खरीदने के बाद हम लोग उसकी सर्विस कराते हैं या नहीं कराते? यस सर, हम लोग उसकी क्या कराते हैं? सर्विस कराते हैं। उसके बाद प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज, क्या जो कंपनियां हैं वो अपनी प्रमोशन और अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज करती है नहीं करती? अब मुझे बताओ, हमारे श्याम विहार में बर्फी वाला खुल गया, क्या बर्फी वाले ने अपनी प्रमोशन और मार्केटिंग की या नहीं? कितने बच्चों को पता है कि श्याम विहार के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके सामने बर्फी वाला खुल गया? कितने बच्चों को पता है? हाँ जी, या बर्फी वाले का नाम सुना है या नहीं सुना आप लोगों ने? यस सर, हमें पता है, वंशिका को पता है, वेरी गुड। खुशी को नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, पता लग गया। खाली भी अच्छा, खा भी ली, ठीक है, बहुत बढ़िया वंशिका, बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत आगे हो। तो यहाँ पे भाई हर आदमी क्या करता है? प्रमोशन करता है, मार्केटिंग एक्टिविटी करता है। क्या लॉजिंग ऑफ कंप्लेन, लॉजिंग का मतलब क्या आपकी कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस, आपकी कंप्लेन भी दर्ज होनी चाहिए। तो उसके लिए कस्टमर केयर बनाए जाते हैं, कस्टमर कॉल सेंटर्स होते हैं। C2C क्या है? C2C कस्टमर टू कस्टमर। अब देखो, कस्टमर टू कस्टमर क्या कहानी है? कहता है ट्रांजेक्शन टेक प्लेस कस्टमर एंड कस्टमर आर नोन एज C2C ट्रांजेक्शन। ठीक, इन दिस सेटअप बिजनेस फर्म सेलर इज ऑल्सो कस्टमर, सेलर भी क्या है? कस्टमर है, एंड बायर इज ऑल्सो कस्टमर। मुझे बताओ, ऐसा कहाँ होता है जहाँ पे सेलर भी कस्टमर होता है और बायर भी कस्टमर होता है? हाँ जी, मुझे बता सकते हो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा कहाँ पे होता है जहाँ पे सेलर भी कस्टमर है और बायर भी कस्टमर है? आपने आपने क्या नाम सुना है? मल्टीनेशनल कंपनीज, एम्बे, एम्बे का नाम आपने सुना होगा, या आपने वेस्टीज, वेस्टीज एक कंपनी है जो क्या करती है? प्रोडक्ट बेचती है। आपने सुना, जैसे बाबा रामदेव जी हैं, तो भैया बाबा रामदेव जी के आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो और खरीद के आगे बेच सकते हो। आप एज अ कस्टमर प्रोडक्ट खरीद सकते हो और आगे बेच सकते हो। पर अब क्या हो गया है? अब तो पतंजलि की क्या हो गया है? फ्रेंचाइजी मिलने लग गई है। पहले क्या होता था कि लोग प्रोडक्ट खरीद लेते थे, बल्क में बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद लिया और आगे बेचने लग गए। पर आज की डेट में फ्रेंचाइजी खुल गई, तो हर आदमी क्या है? फ्रेंचाइजी की दुकान में चला जाता है, वहां से जाके प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो C2C के अंदर क्या होता है स्टूडेंट? जहां पे कस्टमर सेलर है और कस्टमर ही क्या है? बायर है। इट प्रोवाइड सिक्योर्ड मार्केट सिस्टम फॉर सेल करना गुड्स और सर्विसेज का। क्या मुझे बताओ, क्या मैं स्टूडेंट को बोल सकता हूँ मेरी अकाउंट्स की क्लास खरीदो और आगे अगर आपके किसी फ्रेंड को चाहिए तो उसे आप बेच सकते हो, आप उसको अकाउंट्स की क्लास सेल कर सकते हो? तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया? सेलर हो गया, और दूसरा स्टूडेंट क्या हो गया? बायर। क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं है? बताओ, कितना अच्छा बिजनेस आइडिया, कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है, क्योंकि इसमें सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगी। जो स्टूडेंट मुझसे खरीदेगा उसकी भी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। भाई पैसे की जरूरत तो हर किसी को है ना, बच्चे को भी तो पॉकेट मनी चाहिए। क्या स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे बताओ, यस और नो? यस सर, स्टूडेंट को भी क्या चाहिए? पॉकेट मनी चाहिए। दीपांशु कह रहा है भाई दीपांशु को बहुत जरूरत है, किसी के पास फालतू पैसे पड़े हो दीपांशु को दे देना। तो यहाँ पे C2C के अंदर आपको पता है कंज्यूमर भी कौन ढूंढेगा? यही ढूंढेगा। पर यहाँ पे कह रहा है थ्रू C2C ट्रांजेक्शन एग्रीव्ड और चीटेड कस्टमर कैन बी वार्न अदर कस्टमर नॉट टू बाय सच प्रोडक्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने चीट किया, जानबूझ के महंगा प्रोडक्ट बेच दिया, क्या दूसरे बच्चे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि भाई ऐसा करना, अब से किसी भी स्टूडेंट से प्रोडक्ट मत लेना, अगर तुझे अकाउंट्स की क्लास लेनी है राजेश सर की, सीधे राजेश सर से ले ले।
डायरेक्टली जाके क्या कर राजेश सर से ही क्लास ले ले। तो ये एक लिमिटेशन है इसके अंदर। अगर कोई भी यहाँ पे कोई भी सेलर बायर के साथ चीट करता है तो वो चीज़ गलत है, नहीं करनी है। यहाँ पे कौन सी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पे बुक्स की ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं, कपड़ों की ट्रांजेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। आप पुराने कपड़े अपने बेच देते हो, सामने वाला आदमी खरीद लेता है, ठीक है, हो सकता है वो बायर हो, ठीक है ना। कुछ एंटीक आइटम्स होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे वार्निंग द कस्टमर अबाउट द फ्रॉडुलेंट सप्लायर, कोई भी फ्रॉडुलेंट आपको सप्लाई नहीं करनी है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी बतानी है प्रोडक्ट की। जैसे होता नहीं है, हमने अपना पुराना एसी बेचा, अब मुझे बताओ अगर मैं अपना पुराना एसी बेच रहा हूँ, मान लो खुशी को मैं अपना पुराना एसी बेच रहा हूँ, तो क्या मैं उसे बताऊँ या नहीं बताऊँ कि भाई ये जो एसी है सही ढंग से ठंडी हवा देता है या नहीं देता है, क्या उसकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के बारे में मैं बताऊं या नहीं बताऊं। यस, मुझे बताना चाहिए। क्या यहाँ पे मुझे बताओ, सेलर भी कौन है, कस्टमर है, और बायर भी कौन है, कस्टमर है। कोई कंपनी थोड़ी ना हूँ, या कोई मैं इस चीज़ का बिजनेस थोड़ी ना करता हूँ। क्या आपको C2C समझ में आया या नहीं, यस और नो, जल्दी से बताओ। अगला टॉपिक हमारे पास आ गया, यस सर, खुशी करिए, यस सर, वेरी गुड खुशी। अगला टॉपिक हमारे पास आ गया इंट्रा इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब देखो क्या है। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब है, पढ़ो मेरे साथ साथ पढ़ो, आप लोग मन ही मन पढ़ो, मैं लाउडली पढ़ रहा हूँ आपके लिए। कह रहा है ये वो ट्रांजेक्शन्स हैं किसके बीच में, पार्टीज और उन पर्सन्स के बीच में हु आर पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, रिलायंस वाला रिलायंस के साथ ही ट्रांजेक्शन कर रहा है। अगर एक कंपनी अपनी कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करी, क्या मुझे बताओ, अगर रिलायंस की कंपनी को भी टैली मतलब कनेक्शन लेना है जियो का, तो क्या मतलब सीधी सी बात है, अगर रिलायंस की कंपनी को कोई टेलीफोन का कनेक्शन लेना है तो वो किससे लेंगे, क्या वो एयरटेल का कनेक्शन यूज करेंगे। क्या मुझे बताओ, मुकेश अंबानी के पास जो नंबर होगा क्या वो एयरटेल का होगा, वोडाफोन का होगा या जियो का होगा। बताओ जी, मुकेश अंबानी के पास कौन सी कंपनी का मोबाइल नंबर होगा, बताओ, खुद बताओ मुझे। क्या वो किसी दूसरे, जियो का, खुशी करिए जियो का, वेरी गुड। मुकेश अंबानी भाई जब उसकी कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, तो वो तो अपनी कंपनी का रखेगा ना। अगर किसी के फादर जलेबी बनाते हैं भाई साहब, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है भाई जलेबी खाने का, ब्रेड पकोड़े खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, तो भाई किसी के पापा अगर जलेबी बनाते हैं तो भाई क्या वो बाहर से जलेबी खरीद के लाएगा क्या, मुझे बताओ, क्या वो बाहर से जलेबी खरीद के लाएगा। आंसर इज नो, भाई वो अपने पापा की दुकान से जलेबी खाएगा। तो यहाँ पे रिलायंस वाला, जो रिलायंस की कंपनी हो किसके साथ बिजनेस कर रही है, रिलायंस के साथ कर रही है। तो कह रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन विद इन द फर्म, तो ये ट्रांजेक्शन क्या मैं बोल सकता हूँ विद इन द फर्म है, आंसर इज यस। इसी को बोलते हैं इंट्रा फर्म, इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रा फर्म। फर्म टू डील विद सप्लायर, फर्म किसके साथ डील कर रही है, सप्लायर, कस्टमर और एम्प्लॉय एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स, इंटर 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 ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन इनको कहा जाता है। इंटरेक्शन यहाँ पे हो रही है हमारी सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज के साथ। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट टू मेक सम चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि हम अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या करें, कुछ चेंजेस करें। तो क्या उसके लिए जो मार्केटिंग रिसर्च है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च पता लगेगा ना कि भैया क्या चेंजेस करने हैं। जैसे स्टूडेंट क्या हुआ था, बलेनो एक कार है, बलेनो गाड़ी जो है वो एक कार है, मारुति सुजुकी कंपनी की कार है। तो बलेनो के अंदर क्या था, कुछ फीचर्स में क्या था, ड्रॉबैक था, कुछ फीचर्स के अंदर ड्रॉबैक था, इसलिए बलेनो का नया मॉडल लॉन्च किया गया, क्या मुझे बताओ, इसके लिए मार्केटिंग रिसर्च हुई होगी। क्या मार्केट में जब लोगों ने बलेनो गाड़ी को यूज़ किया तो जाके पता लगा कि भैया इसके अंदर ये एडिशनल फीचर होना चाहिए। दे कैन इमीडिएटली टू डू बाय कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
क्या मुझे बताओ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को किससे कांटेक्ट करना होगा, किसके साथ कांटेक्ट करना होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। क्या ये इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजैक्शन है या नहीं है? यस। नो डिले, इमीडिएट एक्शन कैन बी टेकन बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन, जो उस कार का उत्पादन कर रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने रिसर्च करके इमीडिएटली बता दिया आपको बलेनो के अंदर ये चेंजेस करने हैं। क्या इमीडिएटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो चेंज कर लेगा? आंसर इज यस। क्या ये इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन है या नहीं? यस। इंट्रा बी ट्रांजेक्शन इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, इससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, डिसीजन फास्ट लिया जाता है और काम भी क्या होता है? स्पीडी होता है, काम भी जल्दी होता है। इंट्रा बी कॉमर्स ऑल्सो हेल्प, वो फर्म की हेल्प करता है। किससे इंटरेक्ट हो रहे हैं आप? एम्प्लॉय से, रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। दे कैन ऑल्सो स्पेंड रिपोर्ट टू द ऑफिस थ्रू ईमेल, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट भेज सकते हो ईमेल के थ्रू। एम्प्लॉय नीड नॉट कम टू ऑफिस, रादर ऑफिस गोज टू देम, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को आने की जरूरत नहीं है। अब आप देखोगे जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनका काम घर से हो रहा है भाई, जितनी भी आईटी कंपनी है उनका सारा काम कहाँ से हो रहा है? घर से। किसी भी एम्प्लॉय को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। हाँ, कुछ एम्प्लॉयज को बुलाया जा रहा है, कुछ दिनों के लिए बुला लेते हैं फिर वापस भेज देते हैं, क्योंकि जैसे मेरा भाई है वो भी आईटी इंजीनियर है, तो भाई साहब वो घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इंट्रा बी कॉमर्स ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, देखो यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व होता है। दो डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। अभी आपने देखा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था और मार्केटिंग के साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व था। एक बार चैट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? प्लेसिंग ऑर्डर एंड गिविंग द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग करवाना भी एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़रूरत है। देखो अगर काम का बर्डन ज़्यादा हो गया है तो भैया रिक्रूटमेंट करनी होगी। सिलेक्शन का मतलब कि एम्प्लॉय को उस जॉब पोजीशन में बैठा दो जो उसके लिए काम सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जिस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है। क्या एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उनके मैनेजर को? यस, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ये इंट्रा कॉमर्स यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे सप्लायर है और यहाँ पे कस्टमर है। तो यहाँ पे B2B, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर क्या हो रहा है भाई? फर्म, तो यहाँ पे आ गई फर्म। तो फर्म यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर विद इन द फर्म ये इंट्रा बिजनेस है, ये वाला इंट्रा बी कॉमर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या क्या इंट्रा बी कॉमर्स, इट इज अ इंटरफेस फॉर सप्लायर एंड कस्टमर। यस, ये एक चेहरा है, ये एक क्या है? चेहरा। किसके लिए चेहरा है? सप्लायर के लिए और कस्टमर के लिए। भाई हमने बलेनो का कार बनाई, बेची, हमें पता लग गया कस्टमर से इसका मॉडल डिज़ाइन सही नहीं है, हमें पता लग गया इसका मॉडल डिज़ाइन क्या है? सही नहीं है। हमने आगे अपने ही अंदर मार्केटिंग वालों को पता लग गया, मार्केटिंग वालों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता दिया और उस चीज़ को बनाने के बाद सप्लायर को सप्लाई कर दी। क्या इससे कंपनी का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? चैट बॉक्स में बताओ, क्या इससे कंपनी का बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर, इससे कंपनी का बेनिफिट हो रहा है। चैट बॉक्स में लिखा करो, नालायकों लिखते नहीं हो। 3 बच्चे हो, 3 बच्चे भी ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, जल्दी जल्दी लिखा करो। यस सर, खुशी, वेरी गुड, ठीक है ना। तो बीच बीच में सोए सोए तुम लोग काम करते हो। ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? पढ़ लेना भाई। ई बिजनेस वाइडर टर्म है, ठीक है ना, ये इंक्लूड करती है ई कॉमर्स को भी, तो ये पढ़ लेना। अपॉर्चुनिटी एंड बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं ई बिजनेस के, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप लोग अपने आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, होमवर्क है आपके लिए। एक एक लाइन में बता देता हूँ जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर ने नहीं पढ़ाया। इजी टू फॉर्म, अब वहाँ पे घर पे बैठे हो तो आप लोग खुद से भी तो ये पॉइंट बोल सकते हो, बोलो खुद से पॉइंट कि इजी टू फॉर्म। बोलते नहीं हो, बोलो ना, अपने मन ही मन बोलो
लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। क्या मुझे बताओ, ई बिजनेस क्या एक ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस करना इजी टू फॉर्म है या नहीं है? यस, आपको अपनी वेबसाइट ही तो बनवानी है। और क्या मुझे बताओ कॉस्टिंग कम है या नहीं है? गो डैडी कहते हैं 100 रुपए में वेबसाइट बना देते हैं भाई साहब, ठीक है ना। मतलब चलो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, कम से कम 2000 रुपये में आपकी अच्छी खासी साइट बन जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया है, कह रहा है अगर मोबाइल फ़ोन बेचना है तो पहले उसके लिए शॉप खरीदनी पड़ती थी, दुकान खरीदनी पड़ती थी, फिर उसके होर्डिंग बनानी पड़ती थी, वो डिस्प्ले बोर्ड बनाना पड़ता था, फिर लॉट ऑफ फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अपनी शॉप को भाई साहब चकाचौंध करना होता था। पर ऑन द अदर एंड ई बिजनेस में देखो बस क्या करना है, एक वेबसाइट बनानी है, उन सारे प्रोडक्ट को उस वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करना है, जिस कस्टमर आपकी वेबसाइट में आएगा ऑर्डर प्लेस करेगा आपको उसको दे देना है। तो यहाँ पे काम भी क्या हो गया है, फास्टर हो गया है, और आपका पैसा भी क्या हो रहा है, कम लग रहा है। अब आप देखो ना, घर पे बैठ के आपकी दुकान खुल गई है, घर पे बैठ के आपकी क्या है, ऑनलाइन दुकान खुल गई है। कन्वीनियंस है या नहीं है? बहुत सारी कन्वीनियंस है इसके अंदर। स्पीड, क्या स्पीड में काम हो जाता है नहीं हो जाता है? यस, पैसा आपके पास देखो कितनी जल्दी आ जाता है, कितनी जल्दी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे एक माउस क्लिक से आप प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं या एक्सचेंज कर लेते हैं, जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बेनिफिट इज मोर इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइक। अब देखो कौन कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। सॉफ्टवेयर खरीदना हो, एक क्लिक में आप सॉफ्टवेयर खरीद लोगे। कोई मूवी आपको देखनी है, एक क्लिक में आप मूवी परचेज कर लोगे, म्यूजिक परचेज कर लोगे, बुक परचेज कर लोगे ऑनलाइन के थ्रू। तो ये आपका क्या हो गया है। और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इवन मनी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉनिक। आजकल तो मनी भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, आप मनी इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफर कर दोगे। ग्लोबल रिच, इसका ग्लोबल रिच है, आपको पता है इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंटरनेट का यूज होता है। जो हम लोग गूगल मीट यूज करते हैं, इंडिया का थोड़ी ना है भाई, ये बाहर का है, ठीक है ना। कॉस्ट सेविंग, क्या कॉस्ट सेविंग है या नहीं है मुझे बताओ। कॉस्ट की कितनी ज्यादा सेविंग है, बहुत ज्यादा सेविंग है। मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, क्या मुझे बताओ अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, क्या पेपरलेस हो गया या नहीं हो गया, मुझे बताओ। क्या आज की डेट में इनकम टैक्स रिटर्न भी ऑनलाइन फाइल होती नहीं होती? पासपोर्ट आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। कितने बच्चों का आप में से पासपोर्ट है, जल्दी बताओ, कितने बच्चों का पासपोर्ट है, जल्दी बताओ। और ये आपका होमवर्क है भाई, ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बता दिया ना पहले भाई, रेडी में आलू प्याज बेच रहे हैं, आजकल ई बिजनेस हो गया है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी बिजनेस बेच रहे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, एक बार इसको पढ़ लेना। अगला कॉन्सेप्ट आ जाओ, आउटसोर्सिंग। तुम में से किसी का पासपोर्ट नहीं है? तुम में से किसी भी बच्चे का क्या पासपोर्ट नहीं है क्या? नो सर, अभ्या कह रही है नहीं, खुशी का पासपोर्ट नहीं है। बना लो नालायकों, पासपोर्ट बना लो, बाहर जाओगे। सर हमें बाहर नहीं जाना। अरे भैया, पासपोर्ट सबसे बड़ा इंडिया का आइडेंटिफिकेशन है, सबसे बड़ा। जिसके पास पासपोर्ट है समझ लो सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है उसके पास। पासपोर्ट से ये भी पता लग जाता है, आपकी सिटीजनशिप भी पता लग जाती है, इंडियन सिटीजन है या नहीं है। पासपोर्ट में लिखा होता है ये बंदा इंडियन सिटीजन है। बाकी ये वंशिका और दीपांशु के पास भी नहीं है क्या पासपोर्ट, या सो गए भाई? वंशिका कह रही है सर मेरे पास भी नहीं है। कब तक बना लोगे? मैं बनवा दूं तुम्हारा पासपोर्ट? हाँ सर आप बनवा दो। देख कितनी जल्दी खुश हो गए, हाँ सर हमारा पासपोर्ट बनवा दो, मैं पासपोर्ट कंपनी हूँ ना। ठीक है, वंशिका कह रही सर अगले साल बनवा दूंगी, क्या बात है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे फॉरेन टूर में जाना चाहते हैं? कितने बच्चे बाहर घूमना चाहते हैं? कितने बच्चे बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है, सिंगापुर, दुबई भाई देखना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है? यहाँ पे खुशी कह रही है यस सर, मैं आई वांट टू गो। क्या बात भाई, वंशिका जाना चाहती भाई बाहर, वेरी वेरी गुड। क्या वंशिका बाहर ही सेटल होना चाहते हो आप, या बस घूमने के लिए जाना चाहते हो, टूरिज्म पर्पस के लिए, या परमानेंट सेटल होना चाहते हो बाहर? वंशिका, टूरिज्म पर्पस या परमानेंटली सेटल? दीपांशु कहाँ चला गया? नहीं सर, ओनली फॉर टूरिज्म पर्पस। वेरी गुड बेटा, फैमिली तो इंडिया में है ना, मम्मी पापा इंडिया में। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो जी अगला टॉपिक देखो, मजा आ जाएगा। दो टॉपिक हैं ये पेपर के अंदर आएंगे भाई। अभी तक आपके पेपर में या तो वो B2B B2C ये सब आएगा, अब पेपर के अंदर आपके ये आने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखना। पेपर में आएगा बीपीओ क्या होता है, पेपर में आएगा बीपीओ क्या होता है। बीपीओ का मतलब क्या है, फुल फॉर्म बताओ, चैट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बताओ। बीपीओ की फुल फॉर्म क्या है, चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ। तुमसे बाहर जाने की बात की तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे थे, अभी तुमसे पूछ रहा हूँ बीपीओ की फुल फॉर्म बता दो तो घंटे लगा रहे हो। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वेरी वेरी गुड खुशी। तो बीपीओ की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इसका मतलब क्या है, हाँ जी इसका मतलब क्या है कि सर बाहर अमेरिका में एक कंपनी क्या कर रही है, मोबाइल बना रही है। बाहर अमेरिका में यूएसए के अंदर एक कंपनी क्या बना रही है, मोबाइल। उसने अपना कस्टमर केयर, उसने अपना कस्टमर केयर कहाँ पे बनाया, हाँ जी उसने अपना कस्टमर केयर कहाँ पे बना दिया, इंडिया के अंदर। मुझे बताओ अगर उसने अपना कस्टमर केयर इंडिया में बना दिया तो इसका क्या बेनिफिट हुआ, इसका क्या बेनिफिट हो गया, इससे कंपनी को क्या बेनिफिट हो गया। क्या मुझे बताओ इससे कॉस्ट बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ई बिजनेस के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई, कॉस्ट का बेनिफिट है। जो हमारा फंड होता है, फंड जो पैसा होता है बिजनेस के अंदर, जो यूएसए की ये कंपनी है, जो इसका फंड होगा, जो पैसा है उसका कम आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो का मतलब कम पैसा खर्च होगा। कम पैसे में पूरे कस्टमर केयर की क्या मिल गई, सर्विस मिल गई। BPO refers to getting business tasks accomplished through outside agency। सबसे पहली लाइन क्या लिख के आओगे, बीपीओ की फुल फॉर्म लिख के आओगे सबसे पहले एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है, 100% नहीं 200% ये क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले बीपीओ की फुल फॉर्म बताओगे। उसके बाद बताना एक ये न्यू टाइप है बिजनेस करने का, इसको सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। बीपीओ कौन से सेक्टर में आता है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। कहाँ पे आता है बीपीओ, सर्विस सेक्टर के अंदर। पहला कीवर्ड क्या लिखोगे, बीपीओ की फुल फॉर्म। दूसरा कीवर्ड क्या लिखोगे, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। तीसरा ये लिखोगे कि जो बीपीओ, बीपीओ का मतलब क्या है कि भैया अपना जो काम है वो किसी आउटसाइड एजेंसी से कराना। इनिशियली ओनली फ्यू कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका adopt the practice of outsourcing by assigning routine jobs to outside agencies so that company क्या करे, concentrate on critical issue without wasting time। तो कंपनी क्रिटिकल इशू में ध्यान रखे विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन रूटीन वर्क। लेटर ऑन इट इज बिकम पॉपुलर विद अदर कंट्रीज, बाद में ये अदर कंट्रीज में भी पॉपुलर हो गया। अर्लियर कंपनीज यूज टू हायर आउटसाइड एजेंसीज टू परफॉर्म द टास्क। तो पहले क्या होता था, कंपनी क्या करती थी, किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर कर लेती थी अपना काम कराने के लिए। मतलब कस्टमर केयर का काम कराना है तो किसी आउटसाइड एजेंसी को हायर कर लेते थे, उससे अपना काम कराते थे। आज की डेट में क्या कंपनियां बनी हुई हैं, बीपीओ कंपनी बनी हुई है जिनका काम ही ये है, जिनका बिजनेस ही ये है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को अपनी एडवर्टाइज, फॉर एग्जाम्पल कंपनी यूज टू हायर द सर्विसेज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज। अगर क्या है यहाँ पे, कंपनी को क्या है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए। फॉर गेटिंग दियर एम्प्लॉइज आर ट्रेंड, कि उनके एम्प्लॉइज क्या हो, ट्रेंड हो। भाई कंपनी के अंदर काम करना होता है ना, एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कब कर पाएगा, एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कब कर पाएगा, जब भाई उसको नॉलेज होगी कि इस काम को कैसे किया जाता है, तो उसको ट्रेनिंग देनी है। डिजाइन, तो ये सब डिजाइन दियर एडवर्टाइजमेंट। क्या मुझे बताओ, क्या कंपनियां अपनी एडवर्टाइजमेंट कराती है नहीं कराती, क्या मुझे बताओ। एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए पहले कंपनीज क्या करती थी, अपना एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट रखती थी।
पहले कंपनियां क्या करती थी, अपनी कंपनी के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट रखती थी जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती थी। आज की डेट में कंपनियों ने क्या कर दिया है, इस काम को आउटसाइड एजेंसी को दे दिया। रिलायंस की कंपनी ने, जो जियो की कंपनी है रिलायंस, भाई उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, तो मुकेश अंबानी जियो का सारा एडवर्टाइजमेंट का काम किसी आउटसाइड एजेंसी से करवा रहा है। जिस आउटसाइड एजेंसी का काम ही ये है, उस कंपनी का काम ही ये है एडवर्टाइजमेंट बनाना। तो मुझे बताओ, उस कंपनी की भी बल्ले बल्ले भाई साहब, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। मुकेश अंबानी की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, करोड़ों पैसा दे दिया होगा। क्या मुझे बताओ, मुकेश अंबानी की भी सिरदर्दी खत्म ना, कि भाई साहब अपना काम किसी एक आउटसाइड एजेंसी को दे दिया, अपना रूटीन बिजनेस के अंदर ध्यान देगा कि मुझे अपने जियो के बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, वरना वो बेचारा एडवर्टाइजमेंट में ध्यान देता। जैसे आपके सर अभी सारा काम खुद करते हैं, मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट का काम भी खुद ही करता हूँ। अपने स्टेटस में, मैं अपने स्टेटस में बच्चों का फीडबैक डालता हूँ, तो क्या मैं ये अपना काम खुद ही कर रहा हूँ? क्या आने वाले टाइम पे फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट करना, गूगल प्रमोशन करना, तो हर जगह प्रमोशन मैं खुद ही कर रहा हूँ। क्या आने वाले टाइम पे ये सारा काम मैं आउटसोर्स करवा सकता हूँ? यस, मैं आउटसाइड एजेंसी हायर कर सकता हूँ जो ये काम करेगी। द रूटीन जॉब वर परफॉर्म्ड बाय रेगुलर स्टाफ। अब जो रूटीन जॉब है, जो हमारा असली काम है, वो कौन करेगा? रेगुलर स्टाफ करेगा। नाउ द ट्रेंड्स चेंज। क्या मुझे बताओ, ट्रेंड चेंज हो गया या नहीं हो गया? यस, कंपनी स्टार्टेड हायरिंग आउटसाइड एजेंसीज टू परफॉर्म रूटीन जॉब सच एज आफ्टर सेल सर्विस। जो रूटीन जॉब हुआ करती थी, आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मुझे बताओ, क्या जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते होंगे, क्या वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाते होंगे? बताओ जी, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस होते होंगे, क्या वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद बनाते होंगे? आंसर इज नो, बिग नो। वो लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी, क्या करते हैं, आउटसाइड एजेंसी से बनवाते हैं, जिनका काम ही क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना। और ज्यादातर ये काम कौन करते हैं भाई? चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट ने अपनी दुकान खोली हुई है, किसी को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनवाने, हमसे बनवा लो। अब सीए नहीं बनाता, सीए के जो एम्प्लॉइज हैं वो बनाते हैं। सीए तो बस क्या करेगा बेटा, उसकी ऑडिट करेगा, वेरिफिकेशन करेगा कि वो अकाउंट सही बनाए या नहीं बनाए। बस वो उसकी वेरिफिकेशन करेगा कि ये अकाउंट सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। द कंपनी मस्ट आइडेंटिफाइड देयर कोर कॉम्पिटेंस। तो कंपनी कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करती है कि उसकी कोर कॉम्पिटेंस क्या है, उसे काम क्या करना है मेनली, और बाकी सारी चीजें क्या कर देती है, आउटसोर्सिंग कर देती है, आउटसाइड एजेंसी से करवाती है, जो उस फील्ड के अंदर क्या है, स्पेशलाइज्ड है। ठीक है। अब देखो इसके फीचर्स क्या है, बीपीओ के फीचर्स आपको बता रहे हैं। बीपीओ के फीचर्स क्या है, तो बीपीओ के आपको फीचर्स बताए जा रहे हैं। बीपीओ के फीचर्स क्या क्या फीचर्स हैं बीपीओ के? सबसे पहला फीचर क्या है, बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। आउटसोर्सिंग का मतलब देखो क्या है, आउटसोर्सिंग मींस सोर्स आउट व्हाट यू हैव डूइंग इन हाउस। जो आप काम घर पे किया करते थे, वो काम अब आप किससे करवा रहे हो? बाहर से। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द कंपनी वर अपॉइंटिंग देयर ओन सिक्योरिटी गार्ड। पहले कंपनी क्या होती थी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ओन सिक्योरिटी गार्ड रखती थी। आज की डेट में अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रेमिसेस की सेफ्टी के लिए कंपनी आउटसाइड एजेंसी से, जिनका काम ही है कि सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाना, जिनका काम ही है सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करवाना, तो कंपनी आजकल कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। उन कंपनी से क्या कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। इससे कंपनी को इजीली सिक्योरिटी गार्ड भी मिल गया, उसको ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी ट्रेनिंग क्या होती है, वो कंपनी दे देती है कि भाई तू सिक्योरिटी गार्ड है, तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब बताओ क्या होता है? जैसे मेरा काम है टीचिंग, एजुकेशन देना। अब मुझे बताओ, इसके अलावा मेरी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज क्या होंगी? एडवर्टाइजमेंट करवाना, ये मेरी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज है। मतलब मेरा कोई बिजनेस थोड़ी ना एडवर्टाइजमेंट का, मेरा कोई बिजनेस थोड़ी ना एडवर्टाइजमेंट का, पर क्या वो मेरे लिए नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी है या नहीं है? यस सर, आपके लिए नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी है। बात समझ में आ रही है? तो जनरली क्या होता है, जो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको आउटसोर्स करवाया जाता है।
कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर इनिशियली टू आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटी। तो स्टार्टिंग में हर कंपनी क्या करती है, अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज। अब जैसे देखो मेरा जो काम है टीचिंग का, अब मुझे बताओ क्या वीडियो एडिटिंग, क्या वीडियो एडिटिंग मेरा काम है क्या करना? नहीं। पर क्या फिर भी मुझे वीडियो एडिटिंग करानी पड़ती है? यस। तो अगर मैं ये काम, ये क्योंकि नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज है, ये काम मैं बाहर आउटसाइड एजेंसी से करवा सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, उनमें काम करवाना होता है, तो ये भी काम मैं आउटसाइड एजेंसी से करवा सकता हूँ। लाइक स्कूल, देखो स्कूल में क्या होता है, स्कूल के अंदर क्या कहानी कह रहा है, स्कूल के अंदर कह रहा है, स्कूल के अंदर एजुकेशन, स्कूल एग्जीक्यूटिंग स्टूडेंट, स्कूल क्या कर रहा है, किसको एजुकेट कर रहा है, स्टूडेंट्स को। तो एक स्कूल की कोर एक्टिविटी क्या है, एक स्कूल की कोर एक्टिविटी क्या है, स्कूल की कोर एक्टिविटी है स्टूडेंट को एजुकेट करना, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। क्या मुझे बताओ कैंटीन चलाना उनका काम है क्या? यूनिफॉर्म बनाना उनका काम है क्या? नहीं, ये नॉन कोर है। क्या वो आउटसाइड एजेंसी को बोल सकते हैं भाई हमें स्कूल की क्या चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, तो हमारे स्कूल की ये ड्रेस है तू हमें देगा? क्या मुझे बताओ सिरदर्दी खत्म हो गई या नहीं हो गई? यस, खत्म हो गई, ठीक है। बच्चों को भाई कैंटीन में जाके भी तो ब्रेड पकोड़े समोसे खाने होते हैं, तो वो फैसिलिटी भी हमने बाहर वाले से ले ली, ठीक है ना। किताबें, बुक्स की भी, बुक की दुकान में बच्चे किताबों के लिए बड़े परेशान रहते हैं, सर हमें ना उस दुकान में गए थे ये किताब नहीं मिली। भाई स्टेशनरी की दुकान स्कूल के अंदर ही खुलवा दो, सर ये ना पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं स्कूल वाले। तो ये चीज देखो गलत है ना, स्टूडेंट के साथ आप फ्रॉड कर रहे हो, चीट कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट से 40 रुपए का रजिस्टर है और 50 रुपए ले रहे हो तो ये चीज गलत है। किताब 500 रुपए की आप स्टूडेंट से 600 रुपए ले रहे हो तो देखो ये गलत है। मेरे हिसाब से तो 500 रुपए से भी कम की लेनी चाहिए, जिससे कि सारे बच्चे क्या करें, वहां से ही किताब खरीदें कि भाई हमारी स्कूल में तो जो बाहर दुकान वाला है उससे भी सस्ती किताब मिलती है। आ रही बात है समझ में? यस सर। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स ऑप्टिंग आउटसोर्सिंग। तो आज की डेट में क्या है, बहुत सारी बिजनेस फर्म्स हैं जो आउटसोर्सिंग सर्विस लेती हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विस आउटसोर्सिंग है, एडवर्टाइजिंग है, कोरियर सर्विस है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, ठीक। थर्ड पॉइंट देखो, प्रोसेस में भी आउटसोर्स, कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी। इन आउटसोर्सिंग टर्म देयर आर टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे कैसे कैसे होते हैं। कैप्टिव बीपीओ यूनिट्स होती हैं, ये क्या होती है, विच प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ अ गिवन काइंड टू ओनली वन फर्म। एक ही फर्म को सर्विस देना भाई। जैसे जनरल इलेक्ट्रिक है, जैसे क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है भाई, तो वो अपना सारा काम केवल एक ही कंपनी से करवाती है। जनरल इलेक्ट्रिक क्या है, यूनिट इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग सर्टन काइंड ऑफ सर्विसेज टू अ पेरेंट कंपनी यूएस। तो यूएस की क्या है, एक पेरेंट कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, बहुत बड़ी कंपनी है। तो वो सारा काम अपना किससे करवा रही है, एक बीपीओ से करवा रही है। वो सारा काम अपना क्या है, बीपीओ से करा रही है, पर उसका काम जो है सारा का सारा एक ही बीपीओ करता है और कोई नहीं करता। मतलब कि वो बीपीओ और किसी का काम नहीं करता। वो बिजनेस आउटसोर्स, जो वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, वो और किसी का बीपीओ का काम नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी का मतलब हम और किसी से काम करवा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है और वर्टिकल होता है। हॉरिजेंटल आपको बताइए कैसा होता है, जो पैरेलल होता है सीधे, और वर्टिकल जो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मतलब मान लो मैं कार बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कार बनाता हूँ, तो मैं कार वाले लोगों से, जो कार के अंदर डील कर रहे हैं, मैं उन्हीं से क्या कर रहा हूँ, आउटसोर्सिंग ले रहा हूँ, तो वो हॉरिजेंटल हो गया। वर्टिकल क्या हो गया, हम कार बनाते हैं और हम लोग सर्विस किसी और से ले रहे हैं जो कार के अंदर नहीं है, जो कार बिजनेस के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है पर्सन फर्म विच प्रोवाइड दियर सर्विसेज इन अ वाइड बेस क्लाइंट एंड कटिंग अक्रॉस द इंडस्ट्री, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो जो लोग हर बिजनेस के अंदर क्या है, असिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, उनको बोलते हैं हॉरिजेंटल। वर्टिकल में क्या है, दे मे स्पेशलाइज इन वन और टू इंडस्ट्रीज, स्केल ऑफ डूइंग द नंबर ऑफ प्रोसेस फ्रॉम नॉन कोर टू कोर। मतलब जैसे यहाँ पे प्रोवाइडिंग आईटी फैसिलिटीज,
प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज, मुझे बताओ आईटी तो भाई एक सॉफ्टवेयर की बात हो गई, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात हो गई, और यहाँ पे पैसे की बात कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, क्या दोनों डिफरेंट है या नहीं है? यस। तो हो सकता है कि कई कंपनीज क्या करती हो, सॉफ्टवेयर सर्विस, कई बीपीओ सेंटर ऐसे हो जो सॉफ्टवेयर सर्विस की भी क्या है आउटसोर्सिंग लेते हो, और फाइनेंशियल सर्विसेज की भी क्या है आउटसोर्सिंग देते हो। तो स्टूडेंट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद एडवांटेज में आ जाओ, एडवांटेज के अंदर आ जाओ। सर हम बहुत थक गए, बेटा पढ़ने में कोई थकता नहीं है, कभी खाते हुए थकते हो? जब खाने का मन करता है, जिसको डांस करने का मन करता है, कभी डांस करते हुए थकता है वो? चलो आगे चलो, अभी मैं बोल दूं आपको, आपको अमेरिका घुमाने ले जाते, चलो खुश हो जाओगे। एडवांटेज बताओ मुझे, शक्ति है या नहीं पढ़ने की? चैट बॉक्स में बताओ। या तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई? नहीं सर हमारी बैटरी फुल चार्ज है। बेटा एक बैच और चल रहा है मेरा, लाइव बैच ऑनलाइन, बच्चे भी उसमें बहुत ज़्यादा है, आजकल वही क्लासेस मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ, बड़ा जोश रहता है बच्चों में। तो बताओ आपके अंदर जोश है या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशु, वंशिका, खुशी चैट बॉक्स में बताओ। खुशी चली गई है, चलो यहाँ पे वंशिका करी, यस सर वेरी गुड वंशिका, ऐसा ही जोश चाहिए मुझे। एडवांटेज में आ जाओ। दीपांशु कह रहा भाई बॉडी अपनी तो ठीक है, बैटरी फुल चार्ज, क्या बात दीपांशु, बहुत बढ़िया भाई। एडवांटेज में आ जाओ। बीपीओ का एडवांटेज क्या है? सबसे पहले देखो बीपीओ क्या कर रहा है, फोकसिंग ऑन अटेंशन, मतलब एग्जांपल कह रहा आउटसोर्सिंग सेल्स प्रमोशन फंक्शन टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मुझे बताओ अगर मुझे राजेश नेगी क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट करवानी है, अगर मुझे राजेश नेगी क्लासेस की एडवर्टाइजमेंट करानी है और मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर कर लेता हूँ, हायर नहीं सॉरी मैं आउटसोर्स कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपना काम एडवर्टाइजमेंट का किसको दे दिया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दे दिया। अब वो मेरी क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी। क्या मुझे बताओ, उसका तो काम ही है, उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का काम ही क्या है, एडवर्टाइजमेंट करना। क्या वो मुझसे बेटर एडवर्टाइजमेंट करेगी या नहीं करेगी? यस करेगी, वो मुझसे ज़्यादा बेटर क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट करेगी, क्योंकि उनका काम ही क्या है, एडवर्टाइजमेंट करना। तो वो एक क्वालिटी मेंटेन करेंगे और इससे क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। मेरे केस के अंदर मेरी सेल बढ़ेगी, मेरे केस के अंदर मेरी सेल बढ़ेगी, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे। रिडक्शन इन कॉस्ट, आउटसोर्सिंग एजेंसी परफॉर्म द टास्क फॉर डिफरेंट कंपनी सो क्लाइंट कंपनीज गेट द बेनिफिट। क्या मुझे बताओ मेरी कॉस्ट सेविंग होगी या नहीं होगी? यस, यहाँ पे मेरी कॉस्ट भी सेविंग होगी। मेरी कॉस्ट की सेविंग कैसे होगी? खुशी दोबारा से आ गई है, वेरी गुड खुशी। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट सेविंग कैसे होगी? अगर स्टूडेंट मैं किसी और से एडवर्टाइजमेंट करवा रहा हूँ, आउटसोर्स करवा रहा हूँ अपनी एडवर्टाइजमेंट, तो मेरी कॉस्ट कैसे सेव हो रही है भैया? जो वो एम्प्लॉय काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, मान लो 10-15 लोग एम्प्लॉय काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के अंदर, क्या उन लोगों को बैठने के लिए स्पेस चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? यस। क्या मुझे बताओ मेरी कॉस्ट सेव हो गई या नहीं हो गई? यस। अगला पॉइंट, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, ये क्या कहानी है भाई? Outsourcing help the firm to get excellence in two way. They can focus only on the activities in the Excel. मतलब कि क्या हम लोग यहाँ पे उन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं? एक्सेल का मतलब क्या हम उनमें बढ़ सकते हैं? क्या उनको आगे बढ़ा सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को? यस। तो हम लोग अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, मैनी फर्म प्रेफर टू गिव वर्क डेवलपिंग सॉफ्टवेयर कंपनी TCS, इन्फोसिस। अब मुझे बताओ अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं वो सॉफ्टवेयर अपना एजुकेशन का, अब मान लो मुझे कोई ऐप बनानी है, अब मैं अपने राजेश नेगी क्लासेस की जो ऐप बनवाऊंगा, क्या मैं TCS और इन्फोसिस से बनवाऊंगा? सर ये सॉफ्टवेयर कंपनीज है, आपको पता है इंडिया की नंबर 1 कंपनी है इन्फोसिस और TCS नंबर 3rd पे। सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर TCS नंबर 3rd पे है, इन्फोसिस नंबर 1 पे। आपको नहीं लग रहा ये लोग ज्यादा हायर चार्जेस लेते होंगे एज कंपैरिजन टू जो लोकल लोग हैं, जो लोग
राजेश नेगी क्लासेस की ऐप बनाएंगे, क्योंकि भैया कुछ लोग ऐसे भी है ना जो लोग ऐप का काम करते हैं बनाने का, पर क्या ये कंपनियां भी काम करती हैं? यस। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भैया मुझे किस कंपनी से अपनी आउटसोर्स करवानी है, मुझे किस कंपनी से अपनी ऐप बनवानी है। ग्रोथ थ्रू अलायंस, क्या इससे ग्रोथ होगी? यस। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, देखो क्या है अलायंस का मतलब क्या होता है, किसी के साथ बिजनेस। अब देखो आपके सर का क्या काम है? अकाउंट्स पढ़ाना। आपके सर का काम क्या है? इकोनॉमिक्स पढ़ाना। आपके सर का काम क्या है? बिजनेस पढ़ाना। क्या मुझे बताओ मैं साइंस पढ़ाता हूँ क्या? नहीं। मैं बायो नहीं पढ़ाता, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, मैं मैथ नहीं पढ़ाता, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता। क्या मुझे बताओ मैं किसी इंस्टीट्यूट के साथ जो साइंस पढ़ाते हैं, क्या उनके साथ अगर मैं अलायंस कर लूं, मतलब मैं उनसे अपना हाथ मिला लूं, क्या मुझे बताओ क्या इस वजह से भी मेरे पास मेरा बिजनेस बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? यस, इससे भी मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, क्योंकि कई मैथ के स्टूडेंट होते हैं जिनके पास कॉमर्स होती है, कई साइंस के बच्चे होंगे जिनके कॉमर्स के फ्रेंड होंगे। तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर, बात समझ में आ रही है। फोर्थ पॉइंट पढ़ लो एक बार फटाफट, फोर्थ पॉइंट पढ़ लो एक बार फटाफट। अब स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है इंडिया, इंडिया जो है स्टूडेंट, हमारा हिंदुस्तान लीडर है बेटा आईटी के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। हमारे यहाँ पे जितनी भी आईटी कंपनीज काम कर रही हैं, चाहे वो एडोबे हो, एडोबे बाहर की कंपनी है, आपने सुना होगा एडोबे के बारे में, ठीक है ना। तो जो ये बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, या जो इंडिया की कंपनीज हैं जो इंडिया में ही काम कर रही होंगी, बट ऑब्वियस सी बात है भाई इनको बाहर से, अमेरिका से और बाहर की जो कंट्री है, ठीक है ना, वहां से इनको क्या है ऑर्डर आते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के, कि आपको ये सॉफ्टवेयर बनाने, करोड़ों पैसा यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज को दिया जाता है, करोड़ों पैसा यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज को मिलता है। क्या मुझे बताओ इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी? क्या हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी या नहीं? यस सर, डेवलपमेंट होगी। स्कोप ऑफ बीपीओ, ये आपका होमवर्क है, स्कोप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है स्कोप के अंदर। केपीओ में आ जाओ, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। केपीओ इज लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। मुझे लग रहा है इसके बाद केपीओ के बाद कुछ नहीं है, बस खत्म कर दिया इन्होंने। तो केपीओ के बाद कुछ नहीं है भाई। केपीओ क्या होता है? सबसे पहले केपीओ की फुल फॉर्म बताओ सारे बच्चे, सबसे पहले केपीओ की फुल फॉर्म बताओ, चैट बॉक्स के अंदर केपीओ की फुल फॉर्म बताओ सारे बच्चे। हाँ जी, केपीओ की क्या फुल फॉर्म है? सारे बच्चे केपीओ की फुल फॉर्म बताओ। भाई कहाँ गया जोश? दीपांशु, वंशिका, कहाँ गया जोश? खुशी बताओ बेटा, सारे बच्चे लाइव हैं, जल्दी बताओ। केपीओ की फुल फॉर्म बताओ। दीपांशु बहुत बढ़िया बेटा, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो केपीओ की फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ में क्या हो रहा था? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट किसी और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से करवाई जा रही थी, किसी और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से करवाई जा रही थी। सारे बच्चों ने भेज दिया केपीओ की फुल फॉर्म। मुझे बताओ केपीओ में क्या होता होगा? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता होगा? देखो बस बी तो चेंज हुआ है, बाकी पी सेम है, पी सेम है, एस सेम है, ओनली बस बी चेंज हुआ है। मुझे बताओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता होगा? चैट बॉक्स में बताओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता होगा। अब जैसे मुझे बताओ स्टूडेंट, जो लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं,
जो एडवोकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वकील लोग क्या करते हैं, हाँ जी, वकील लोग क्या करते हैं, लॉ की आपको नॉलेज देते हैं। जो एक वकील होता है वो लॉ के बारे में बताता है। उसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। तो क्या मुझे बताओ, जो बीपीओ के अंदर लोग बैठे हैं, जो बीपीओ में लोग बैठे हैं वो तो भाई उस चीज के केवल स्पेशलाइज नहीं है ना। बीपीओ में तो क्या है कि आपने एमबीए कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी है, 12वीं पास है। अब जैसे आप मुझे बताओ, वोडा जो फोन है, अगर इसके कस्टमर केयर में किसी को लगना है, 12वीं पास किया हुआ बच्चा वोडा फोन के कस्टमर केयर में जॉब कर सकता है या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, यस और नो। तो आंसर इज यस, 12वीं पास किया हुआ बच्चा, आंसर इज यस, 12वीं पास किया हुआ बच्चा बीपीओ के अंदर लग सकता है और वो वोडाफोन के कस्टमर केयर में काम कर सकता है। दीपांशु वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो वो काम कर सकता है। पर मुझे बताओ, अगर अगर जो वोडाफोन का सॉफ्टवेयर है, जो वोडाफोन कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है, जो वोडाफोन कंपनी ने अपना मोबाइल का सॉफ्टवेयर बना रखा है, मान लो ऐप बना रखी है अपनी, वोडाफोन कंपनी ने अपनी ऐप बना रखी है, उस ऐप को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ी होगी। अब उस ऐप के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उस ऐप के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या मुझे बताओ, जो वो 12वीं पास बच्चा है, क्या वो उस सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा? हाँ जी, यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ, क्या वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? आंसर इज नो, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसीलिए केपीओ बनाए जाते हैं। केपीओ में क्या होता है भैया? वेरी गुड, थैंक यू। तो केपीओ में क्या होता है खुशी, जिनको उस चीज की नॉलेज होती है, जिनको उस चीज की नॉलेज होती है, केवल वही लोग केपीओ सेंटर में काम करते हैं। केपीओ सेंटर के अंदर केवल वही लोग काम करते हैं जिनको उन चीज़ों की नॉलेज होती है। तो यहाँ पे जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पे जो लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग यहाँ पे अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। जैसे मान लो एडवोकेट की सर्विस चाहिए, डॉक्टर की सर्विस चाहिए, तो एडवोकेट, डॉक्टर, इन सारी चीज़ों के लिए जहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होती है, इन सब चीज़ों के लिए केपीओ बनाए हुए हैं। इन सब चीज़ों के लिए केपीओ बनाए। जैसे आपके सर केपीओ में काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं कि भैया 12th क्लास, अब मान लो बाइजू वाले, ठीक है, अब बाइजू वालों ने क्या किया, स्टूडेंट उन्होंने ऐप बना दी। अब उनके यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है वो 24 घंटे तो बच्चों के डाउट क्लियर नहीं करेगा, तो वो लोग क्या करते हैं? केपीओ बना देते हैं। वहां पे वो लोग क्या करते हैं? एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, जो उनके टीचर से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स हो, उनको हायर करते हैं, जिससे कि क्या है, और केपीओ में जो सैलरी होती है इन कंपैरिजन टू बीपीओ ज्यादा होती है, जिससे कि क्या है कि उनके बच्चों के जो डाउट आए वो इजीली सॉल्व हो जाए, बच्चों के जो डाउट आए वो इजीली सॉल्व हो जाए। क्या अब आपको केपीओ का मीनिंग समझ में आया? यस सर। फीचर्स देखो क्या है, मेन डिफरेंस बिटवीन बीपीओ एंड केपीओ, इट इज अ नॉलेज इंसेंटिव बिजनेस प्रोसेस, ठीक है जी, एंड required significant expertise. Main aim of KPO is to create value for client के लिए वैल्यू प्रोवाइड करना, एक्सपर्टीज रादर देन प्रोसेस एक्सपर्टीज। केपीओ में क्या इन्वॉल्व होती है? एडवांस एनालिटिकल थिंकिंग, टेक्निकल स्किल्स, डिवाइसिव जजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो जजमेंट होती है भाई वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड रिजल्ट कॉस्ट सेविंग। कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे केपीओ और बीपीओ के अंदर कॉमन सर्विसेज क्या है? रिसर्च सर्विस है, लीगल सर्विस है, मतलब कि जो कॉमन सर्विस है केपीओ के अंदर, सॉरी बीपीओ में नहीं, जो केपीओ के अंदर कॉमन सर्विसेज दी जाती है, जैसे लीगल सर्विस हो गई, एडवोकेट की सर्विस हो गई, रिसर्च सर्विस हो गई। रिसर्च का मतलब कोई बिजनेस के अंदर रिसर्च करना, कोई मार्केटिंग रिसर्च करना, पेटेंट सर्विस हो गई, डाटा एनालिसिस सर्विस हो गई, एडिटोरियल प्रोसेस होगी, किसी चीज की वैल्यूएशन करना, जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है, तो अलग अलग चीजों की वैल्यूएशन करना। मोस्ट कॉमन बैरियर इन केपीओ इज प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। देखो अब उस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपने एक एडवोकेट को कुछ बता दिया, ऐसा ना हो कि वो आपकी जो सीक्रेसी है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर डिस्क्लोज कर दे। मैनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फाइंड आउट
which decision are to be taken by whom and rely so much on the information of social process। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने केपीओ भी कंप्लीट कर लिया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार हम लोग अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ